आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। तो हम आज बात करेंगे जो हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 8 की, है ना। हिंदी का कौन सा मॉडल पेपर नंबर 8, है ना। इसमें लगभग आपके 35 प्लस प्रश्न हमने रखे हैं, जबकि आपकी जो परीक्षा है यूपी पुलिस की जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें 37 से 38 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। पर हमने महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पैराग्राफ को नहीं रखा गया है। मैंने अपने इस मॉडल पेपर में पैराग्राफ के प्रश्नों को छांटने वाले जो थे उनसे प्रश्न नहीं रखे हैं, बाकी मैंने हर चैप्टर से प्रश्न रखे हैं। तो देखते हैं आज आपकी कैसी तैयारी है, देखते हैं। अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं, लेट नहीं होते। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अप्रमेय, अनाहूत। आपको इनमें से एक विकल्प चुनना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिसकी पूर्व से आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अगर बात करें प्रत्याशय, किसी से आशा लगाना, इसका क्या मतलब हो जाएगा? किसी से आशा लगाना, ठीक है। किसी से आशा लगाना, यहाँ पे से और आएगा। अप्रमेय, जिसे नापा ना जा सके, जिसका क्या नाप ना किया जा सके, मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके। अगर अनाहूत की बात करें, वो उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, ना गया हो, क्या बुलाया ना गया हो। ये इस प्रश्न के आंसर थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निमिष शब्द का पर्यायवाची या पर्याय बताइए। प्रकाश होता है, छिद्र होता है, पूर्ण होता है या क्षण होता है, आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन है डी। निमिष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्षण, ठीक है। अब क्षण के जैसे क्षण मतलब होता है विपल, पल, मतलब कुछ छोटे से समय, कुछ क्षण भर कहते हैं ना, पल भर के लिए। तो अन्य पर्यायवाची उसका एक पल भी हो जाता है, पल भर के लिए, है ना। विपल क्या बनेगा इसका? विपल। ये भी, ये इसकी क्या है? पर्यायवाची है निमिष के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। मुझे उठाया नहीं गया, वाक्य में आपको ये बताना है कौन सा वाच्य है ना। वाक्य में वाच्य बताना है, ठीक है। यहाँ पे वाच्य कर लीजिए, है ना। वाक्य में वाच्य बताना है, कृत वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, इसमें से कोई नहीं। तो मुझे उठाया नहीं गया, इसके अंदर आपका भाव वाच्य है, क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? आपको ये बताना है। जो अपेक्षा शब्द है उसका आपको विशेषण रूप बताना है। तो इसका जो विशेषण रूप है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित। अपेक्षा का जो विशेषण रूप क्या हो जाएगा? अपेक्षित। गौधूम शब्द का तद्भव बताना है। ये तत्सम शब्द है। गौधूम का आपको तद्भव बता देना है, कौन सा है? गेहूं है, गाय है, गोबर है, गोधन है। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए। गौधूम को हम क्या कहते हैं? गौधूम का तद्भव रूप वो क्या हो जाएगा बच्चा? गेहूं हो जाएगा। अब देखो, ये तो इसका तद्भव रूप है गौधूम का। अगर गाय किसका तत्सम रूप है? गौ का, है ना। किसका है बच्चा? गौ का तत्सम रूप है ना। अगर हम बात, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात करें। शब्द है निष्कपट। शब्द में आपको ये बताना है कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, या इसका मतलब संधि विच्छेद क्या है ना। तो इसके अंदर आपको दूर से पता चल जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका सही है ए, निष धन कपट, है ना। ये है। और इसका जैसे ही इसके साथ संधि करते हैं तो ये विसर्ग जो आपकी है वो किसमें? इस वाले शाह में चेंज हो जाती है, ठीक है। इस वाले शाह में चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि निष्कपट में कौन सी संधि है, तो तुरंत बताएंगे आप विसर्ग संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होगा निधन कपट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको ये बताना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, वो आप बताइएगा। तो इसका सही आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। इस तरीके से लिखा जाता है, अनुग्रहित। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें अगले प्रश्न की, आपका अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ आपको बताना है कौन सा है इनमें से? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वो इसका अर्थ है। प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, वो हम क्या कहते हैं? पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये वाला जो स है इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है कौन सा है। ये दांत है, मूर्धा है, तालु है, या दंतालु। तो इसका जो सही उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, तालु होता है। किसका? ये वाले श का। अत्यंत शब्द का
प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। जो अत्यंत शब्द है इसके अंदर प्रयुक्त उपसर्ग अत्य धन अंत है ना। तो इसका जो उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द के कहाँ जुड़ता है बच्चा, आगे की तरफ जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है ना। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। चौराहा शब्द में आपको समास बताना है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है। तो मैंने आपको बताया था जो चौराहा होता है जहाँ पे जो पहला पद होता है, दो शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर निर्माण होता है, या पहला पद होता है, उसमें अगर क्या आ जाए बच्चा, गिनती या संख्यावाचक हो या पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अगर हम इस समास का समास विग्रह करें चौराहे का, तो चार है ना, समास विग्रह क्या होगा, चार राहों का समूह, ये आपका क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। तो इसका जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाची, इसलिए इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर शब्द का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये जो शब्द है इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है, कौन सा विकल्प सही है। ये नासिक्य है, कंठोष्ठ है, मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है। आपको इसका उच्चारण मतलब ये कहाँ से बोलने वाला शब्द है, ये नासिक के व्यंजन है। और नासिक के जो व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। जैसे क वर्ग का ये है ना, चा है ना, ये ना, फिर आपका न और म, और एक आपका ये है। तो ये सारे के सारे पांचों जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो नासिक की होगा। ये 5वां अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, इसीलिए इनको नासिक्य कहते हैं। और इनके उच्चारण स्थान जो मैंने आपको बता दिया क्या है, नासिक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। संख्यावाचक, गुणवाचक, प्रणाम बोधक या सार्वनामिक, आपको ये बताना है। तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। बोधक प्रश्न में दिए गए वाक्य में 4 गज परिणाम वाचक विशेषण है, मगर माध्यम से मलमल की नाप क्या की जा रही है, नाप की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, परिणाम बोधक होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या मलमल जो है उसकी नाप की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, परिणाम बोधक विशेषण। अगर बात करें प्रश्न नंबर 15 की, जो शीश शब्द का तत्सम रूप आपको पूछा गया, ये 4 विकल्प हैं। तो शीश का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, शीर्ष इसका तत्सम रूप है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 15 हैं, 25 हैं, 18 या 22 हैं। आपको ये बताना कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो हिंदी भाषा के अंदर 18 तो बोलियां हैं और इसमें 5 क्या हैं, अगर बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं। क्या हैं, 5 उपभाषाएं हैं और कितनी, 18 बोलियां हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ आपको बताना है। प्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, भाव तो प्रिय होना। आपको इसका सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, कष्टदायक होना। क्या होना, कष्टदायक होना, आंख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। आपको इनमें से ये बताना कि जो मौखिक अभिव्यक्ति किस तरीके से बहुत अच्छे से की जाती है। तो आपको बताना, तो इसका सही हो जाएगा आशुभाषण, ऑप्शन नंबर डी। मौखिक जो भाषण दिए जाते हैं वो हमारी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है ना। जबकि शुद्ध वर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ये तीनों चीजें आती हैं। निम्नलिखित में से किस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में। आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और पढ़ने में किया जाता है। तो वह देश है कौन सा, मॉरिशस, जिसके अंदर मॉरिशस के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मॉरिशस के अतिरिक्त अगर बात करें कौन से और, फिजी है ना, एक फिजी, दूसरा आपका सूरीनाम है ना, क्या है देश का नाम, सूरीनाम है ना, म्यांमार आदि देशों में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। किसमें, हिंदी भाषा के अंदर, इन देशों में। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा सही है, आपको बताना। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म आपसे पूछा गया है। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रिय, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत या कादम्बिनी, ये कौन सी भारतेंद्र युग में निकलने वाली हैं पत्रिकाएं, आपको ये चीज बतानी है। तो भारतेंद्र युग से निकलने वाली पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा कब निकली थी, ये कवि वचन जो सुधा है ये 15 अगस्त, ये ए ऑप्शन सही है, 15 अगस्त
1987 ईस्वी में कौन सी? कवि वचन सुधा काशी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। अगर हिंदी प्रदीप्त की बात करें तो ये 1877 ईस्वी में इलाहाबाद में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ये आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा है। और ये वाली जो दूसरी का नाम हिंदी प्रदीप्त है जो 1877 ईस्वी में, ये आपकी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आपको ये बताना है। लीलाधर जुगाड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश जी। ये तद्भव जो पत्रिका है उसके संपादक का नाम है, आपको ये बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो ये तद्भव पत्रिका कब हुई थी संपादित? 1999 ईस्वी में लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। किसके द्वारा? अखिलेश, है ना, अखिलेश द्वारा की गई थी प्रदीप, या संपादन इसका किया गया था। संपादक थे कौन? अखिलेश। 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए से आर पंक्ति में क्या है? विद्यापति की है, चंद्रवरदाई की है, नरपत नाहल की है या जगनिक की है? आपको ये बताना है। ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा है, किसकी है? तो ये दी गई काव्य पंक्ति जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो काव्य में ली गई है। ये जगनिक के द्वारा तो रचित पंक्ति है, लेकिन किसमें? परमाल रासो। किसके अंदर? परमाल रासो के अंदर है ये पंक्ति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? आपको इसका आंसर देना है। तो आपको इसका आंसर सही हो जाएगा डी, मानक भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठता भाषा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? आपको ये बताना। अवधी की है, बुंदेली की है या ब्रज की है या छत्तीसगढ़ी? आपको ये बताना है कि जो सूरसागर जो है ना वो किसकी? सूरसागर कृति, सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? सूरसागर की जो कृति है वो किसकी है? सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की है। और कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये वीरों का कैसा है बसंत, ये किसके द्वारा रचित रचना है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए, वीरों का कैसा है बसंत। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। और ये किससे संबंधित है? वीर रस। इसके अंदर कौन सा? वीर रस। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? इसमें से ये बताना है, चारों रासो हैं वो आलाखंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो या बीशल देव रासो? आपको ये बताना है कौन से नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है, मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका एक अंश आलाखंड उपलब्ध है। तो ये किसमें है? परमाल के द्वारा। किसके? आलाखंड परमाल के द्वारा। तो इसमें अगर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो परमाल रासो है वो जगनिक के द्वारा तो लिखा गया है ना, यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है इस समय पे, परंतु इसका एक अंश जो आलाखंड है वो यहाँ पे क्या है? उपलब्ध है, हम लोगों को प्राप्त होता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? आपको ये बताना। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, शाम रोता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। इन चारों वाक्यों में आपको ये बताना है कि किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक नहीं है क्रिया, तो शाम रोता है इसके अंदर सकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी सबके अंदर सकर्मक क्रिया दी गई है। निम्न में क्रिया विशेषण है। यह धीरे धीरे बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। इन चार में आपको बताना है किसमें क्रिया विशेषण है, आपको ये बताना है। तो दिए गए वाक्य विकल्प में इसमें से ए विकल्प सही है, क्योंकि बोलना क्रिया है तथा धीरे धीरे शब्द का प्रयोग, जो धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया को प्रकट, विशेषण को प्रकट कर रहा है। तो इसके अंदर धीरे धीरे वो क्या है? क्रिया विशेषण। इसी वाक्य में क्रिया विशेषण है। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक आवश्यक सूचना, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम क्या है? स्टडी 92। उसको आप सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दें, और साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन का बटन भी, घंटी वाला जो बटन है वो अवश्य दबा दें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर अवश्य कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसका नाम क्या है? टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उसके अंदर हम अपनी क्लासें भी अपलोड करते हैं, साथ में जो भी महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं, हैंड राइटिंग नोट बहुत ही सुंदर,
किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे जाकर मैसेज आए, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें कि आपको किसके नोट्स चाहिए हैंड राइटिंग, तो वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रश्न। किस विकल्प में सूत और यहाँ पर कर लो सुत शब्द का सही अर्थ भेद आपको बताना है। तो सूत और सुत शब्द का सही अर्थ बताना है। तो कौन सा धारा या घोड़ा होता है, पुत्र या सुई होता है, धागा या पुत्र होता है, सारथी या धागा होता है। तो अगर हम बात करें इसकी तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सूत का मतलब होता है धागा। क्या होता है? सूत मतलब जो पतला सा बहुत होता है, उसका मतलब क्या होता है? धागा। और इस सूत का मतलब होता है पुत्र। क्या होता है बच्चा? इस सूत का मतलब होता है पुत्र, बेटा, है ना, या संतान या लड़का, है ना, ये इसके लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है वो देखिए कि कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। ये दो शब्द हैं, एक कृतज्ञ एक कृतघ्न। तो इसमें किसका अर्थ है? कृत कार्य बंधन मुक्त। एक का तो अर्थ ये बताना चाह रहा है कि कृतज्ञ का अर्थ ये है, या फिर उपकार मानने वाला है, या रचित है, या उपकार को मानने वाला ये है। या दूसरे जैसे है कृतज्ञ बंधन मुक्त होना, उपकार न मानने वाला, टूटा हुआ है उपकारी। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वाले कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, कृतधन का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। निस्दिन बरसात नयन, हमारे पंक्ति में आपको ये बताना है कि निस्दिन बरसत, ये बरसत है ना, नयन हमारे, आपको इसमें ये बताना है कौन सा रस है। तो आप निस्दिन, तो इसके अंदर कौन सा, समझ लो वियोग की बात हो रही है, मतलब दुख की बात हो रही है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? वियोग रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? वियोग रस। तो एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन का अभाव या प्रलब्ध श्रृंगार होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसके अंदर वियोग रस है। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के, या 6 प्रकार के। तो ये छंद होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, जिसमें मात्रा की गणना पर आधारित मात्रिक छंद कहलाते हैं। एक होता है वैदिक छंद, वर्णों की गणना के आधार पर छंद वैदिक छंद कहलाते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक मात्रिक और एक वैदिक छंद। चरण कमल बंधो हरिराई में आपको ये बताना है कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है डी। इसके अंदर आपका रूपक अलंकार है, जहां गुणों की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा उपमेय अलंकार, वो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है ना, इसीलिए इसके अंदर कौन सा चढ़ कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। महत्वपूर्ण शब्द विकारी, यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़, मतलब जो महत्वपूर्ण ये शब्द है, ये विकारी शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर जो शब्द है महत्वपूर्ण, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, वो आपका यौगिक शब्द है, जो किससे? महत्व धनपूर्ण से मिलकर बना है। किससे? महत्वपूर्ण से मिलकर बना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और इनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो मतलब कि जैसे अगर परिभाषा की बात करें, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, ठीक है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे महत्व धनपूर्ण, ये यौगिक शब्द है। दूसरा देखें घुड़सवार, घुड़धन सवार, ये शब्द है आग बबूला, तो आग धन बबूला, है ना। एक तो होता है पीला पन, तो होगा पीला पन। ये शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, आपको ये बताना है इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो बातचीत शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द की जात को लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा के भी 2 रूप होते हैं, एक अप्रमाणवाचक संज्ञा और दूसरी प्रमाणवाचक संज्ञा। जैसे अप्रमाणवाचक संज्ञा पेड़, पत्ता, प्याली आदि, और प्रमाणवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, ये प्रमाणवाचक संज्ञा होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी 92 को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इसको अपने स्टडी ग्रुप जितने भी बने हुए हैं उनमें प्लीज़ शेयर अवश्य कर लें। जय हिंद।